हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा एमजेड O003 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिस्कस द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है आप सभी जानते हैं, इसका कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो ऑस्मो रेगुलेशन में मेनली क्या होता है कि वाटर और जो आपके आयंस या सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनके बीच में एक तरह से ना एक बैलेंस बना के रखा जाता है। यानी कि जितनी अमाउंट वाटर की चाहिए है, जितना सोल्यूट चाहिए होता है, आयन सोल्यूट चाहिए होते हैं, तो एक उनमें बैलेंस बना के रखना होता है बॉडी को। तो उस प्रोसेस में जो आपका सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप है वो किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है या क्या रोल प्ले करता है सोडियम पोटेशियम इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर के कंटेंट को, सोल्यूट के कंटेंट को, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय नेम इज स्मृति देवगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ऑल्सो नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। आप सभी जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होते हैं उसको हम सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से भी जानते हैं। इसी को अगर देखा जाए ना, ये जो पंप है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप ही है। प्लेज ए वाइटल रोल इन द ऑस्मो रेगुलेशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब देखो, यही इलेक्ट्रोलाइट यानी जो आपके आयनिक सब्सटेंसिया सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उनके और वाटर के बीच एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी सेल्स जो है एक बैलेंस बना के रखती हैं, या ऑर्गेनिजम्स जो है एक बैलेंस बना के रखते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। दिस पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये पंप मेनली करता क्या है, इसका वर्क क्या होता है कि ये सोडियम और पोटेशियम आयंस को ट्रांसपोर्ट कराता है इस पंप के थ्रू, क्रिएटिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब ये पास कराएगा सोडियम एंड पोटेशियम आयंस को, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना लेगा जो कि इन्फ्लुएंस करेगा वाटर के मूवमेंट को, यानी कि इसकी वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होगा उस पर। जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा ना, इसकी वजह से ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, जब आपका सोडियम और पोटेशियम आयन जो एक्सचेंज करेंगे या ट्रांसपोर्ट होंगे इस पंप के थ्रू, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, तो उस टाइम पर जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा वो वाटर की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, सेल की वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है, और आयन के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा सेल बॉडी में, तो उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। हियर इज हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं या प्रूव हो जाएगा कि किस तरह से जो है आपके ऑस्मो रेगुलेशन में वर्क करता है सोडियम पोटेशियम पंप या एटीपेज पंप। तो आयन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन या आयन आयन ग्रेडियंट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। तो आयन का ग्रेडियंट बनाना या फिर एक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन बनाना और उसको मेंटेन करने का काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। उसके बारे में बताया गया है। The sodium potassium ATPase pump moves 3 sodium ion out of the cell and 2 potassium ion into the cell per cycle using ATP। आप सभी जानते हैं जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होता है, एटीपेज पंप होता है, जब ये ट्रांसपोर्ट कराएगा सोडियम और पोटेशियम को, तो हमेशा सेल से बाहर जाने वाला जो आयन होगा वो आपका सोडियम होगा, और सोडियम के 3 आयंस जो है आउट ऑफ द सेल जाएंगे, मूव करेंगे, और जबकि आपके टू जो आयंस है ऑफ पोटेशियम वो मूव करेंगे इनटू द सेल। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे पोटेशियम आयन, और पोटेशियम के भी 2 आयन जाएंगे, जबकि आपके बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ जो मूव कर रहे होंगे वो आपके होंगे सोडियम आयन, और उसके थ्री आयंस होंगे, सोडियम के 3 आयंस होंगे। तो ये जनरल है, आप सभी जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है 3 आयंस ऑफ सोडियम एंड 2 आयंस ऑफ पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कराता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, थ्रू द सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो इस तरह से दिस क्रिएट्स हाई एक्स्ट्रासेल्युलर सोडियम एंड हाई इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कंसंट्रेशन। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके बाद क्या होगा कि एक एक्स्ट्रासेल्युलर में आपका सोडियम का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और इंट्रासेल्युलर में यानी कि सेल के अंदर जो है पोटेशियम का कंसंट्रेशन आपका हाई हो जाएगा, एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और इस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा सेल के अक्रॉस। ठीक है, तो सेल के अक्रॉस एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपको देखने को मिल जाता है जब सोडियम के 3 आयंस जो है मूव करते हैं सेल के अंदर से बाहर की तरफ, और 2 आयंस जो है आपके पोटेशियम के मूव करते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो इस तरह से जो है ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जनरेट कर देंगे, यहाँ पर बताया गया है। दिस आयन ग्रेडियंट इज एसेंशियल फॉर वेरियस सेल्युलर प्रोसेसेस। और जो यहाँ पर आयनिक ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ये काफी ज्यादा जरूरी होता है, एसेंशियल होता है बहुत सारी सेल्युलर प्रोसेसेस के लिए, जिसके अंदर आता है मेंटेनिंग सेल वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है, कंट्रोलिंग वाटर मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इन आवर सेल्स, ठीक है, एंड स्टेबलाइजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को भी जो है स्टेबल करने का काम करता है या उसको स्टेबल रखने का काम करता है। तो हम जानते हैं कि जो ग्रेडियंट यहाँ पे बनेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो यहाँ पे जनरेट होगा जब आपके सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस टाइम पर जो आपका ग्रेडियंट बनता है वो बहुत सारी सेल्युलर एक्टिविटीज को या फंक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होता है, और उन फंक्शंस में, उन एक्टिविटीज में आपका सेल का वॉल्यूम भी आता है, सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है, वाटर के मूवमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, और उसके अलावा स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को। सेकंड पॉइंट देखिए, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड वाटर मूवमेंट। अब सोडियम एंड पोटेशियम का जो है रोल ऑस्मोटिक बैलेंस और वाटर के मूवमेंट में किस तरह से रहता है? बाय क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पे एक इम्बैलेंस बन जाता है सोडियम और पोटेशियम कंसंट्रेशन के बीच में। द पंप इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो इनडायरेक्टली क्या करेगा, आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को जो है एक तरह से कंट्रोल करता है। सेल्स यूज दिस ग्रेडियंट टू रेगुलेट वाटर फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जो ये ग्रेडियंट यहाँ पे बनेगा उसकी वजह से वाटर जो है बहुत अच्छे से रेगुलेट हो सकेंगे, उनकी मूवमेंट अच्छे से हो सकती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एज वाटर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ आयंस टू मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस को मेंटेन करने के लिए या उनको उसकी मूवमेंट को फॉलो करेंगे एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, ताकि वहां पे एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बन सके। क्योंकि सोडियम के 3 आयंस मूव कर रहे हैं, पोटेशियम के 2 आयंस मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके मूवमेंट की वजह से ग्रेडियंट जनरेट होगा, और जो वो ग्रेडियंट है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को जो है एक तरह से कंट्रोल करने का काम करेगा यहाँ पे पंप, और उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो उस ग्रेडियंट को यूज कर लेंगी ताकि वाटर का फ्लो जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो आपका रेगुलेट हो सके। और जब ये वाटर का फ्लो रेगुलेट होगा तो वो वाटर जो है वो फॉलो करेगा मूवमेंट ऑफ आयंस को, ताकि एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को जनरेट कर सके, बना सके। इफ सोडियम एक्यूमुलेट इनसाइड सेल्स, अगर सोडियम जो है एक्यूमुलेट हो जाता है सेल के अंदर, इकट्ठा हो जाता है, इट कैन लीड टू वाटर इनफ्लक्स। तो इसकी वजह से एक वाटर इनफ्लक्स देखने को मिल सकता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से, कॉजिंग द सेल टू स्वेल। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी सेल होगी अगर वो एक्यूमुलेट हो रहा है सोडियम सेल के अंदर, तो उस टाइम सेल आपकी स्वेल कर जाएगी। द सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप प्रिवेंट्स दिस बाय कॉन्स्टेंटली एक्सपेलिंग सोडियम आयन। और इसी स्वेलिंग को बचाने के लिए कि सेल में स्वेलिंग ना हो, सेल जो आपकी स्वेल ना करे, इसीलिए जो सोडियम एटीपेज पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, ये प्रिवेंट करता है इसकी इस स्वेल नेचर को, कि सेल में स्वेल ना हो, सेल स्वेल ना हो, आपकी कॉन्स्टेंटली एक्सपेलिंग सोडियम आयन, और लगातार ये सोडियम आयन को जो है सेल से बाहर जो है एक्सपेल आउट करता रहता है, हेल्पिंग टू कंट्रोल सेल वॉल्यूम। इसकी जैसे सेल के अंदर की जो वॉल्यूम है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, एंड प्रिवेंट सेल्यूलर स्वेलिंग, सेल्यूलर स्वेलिंग को प्रिवेंशन देता है या सेल को स्वेल होने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेशन ऑफ सेल वॉल्यूम। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप होता है ये एक सेल वॉल्यूम के रेगुलेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पंप इज क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग सेल लाइसिस एंड इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेल शेप। ये सेल लाइसिस में काफी ज्यादा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सेल में जो लाइसिस देखने को मिलता है, डिवीजन देखने को मिलता है, उसमें जो है आपके सोडियम पोटेशियम एटीपेज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा ये प्रॉपर सेल शेप को और उसके फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है, स्पेशली इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वेयर वाटर टेंड्स टू एंटर सेल। स्पेशली ये केस दे दिया गया है, स्पेशली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जब आपका वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, उस टाइम पर जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो रेगुलेट करता है सेल की वॉल्यूम को, यानी कि सेल की वॉल्यूम को ना तो बढ़ने देता है ना कम होने देता है, बाय रिमूविंग सोडियम आयन एंड अलाउिंग पोटेशियम आयन इन। और ये कैसे करता है रेगुलेट, कि सोडियम आयन को रिमूव कर देता है सेल से और पोटेशियम आयन को सेल के अंदर अलाउ कर देते हैं आने के लिए। द पंप एंश्योर्स सेल डू नॉट टेक इन एक्सेसिव वाटर। और इस तरह से वो जो आपकी सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ये इस चीज को श्योर करते हैं कि सेल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर की एंट्री ना हो, देयरबाय स्टेबलाइजिंग सेल वॉल्यूम। और इस तरह से वो सेल की वॉल्यूम को स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि सोडियम को रिमूव कर देते हैं, पोटेशियम को अलाउ कर देते हैं सेल के अंदर आने से। और इस तरह से जो पंप होता है वो इंश्योर करता है कि सेल के अंदर एक्सेसिव वाटर आपका मूव ना करे या एक्सेस में वाटर अमाउंट ना प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से सेल की वॉल्यूम को रेगुलेट करने में एलिजिबल रहते हैं। इन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स लाइक द किडनी, जैसे ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन का कारण बनते हैं या ऑस्मोरेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं बॉडी में, जैसे किडनी हुआ। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हेल्प कंट्रोल वाटर एंड आयन बैलेंस बाय मूविंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन अक्रॉस ट्यूबुलर सेल्स। तो जो आपके सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं ये वाटर को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ आयंस को भी बैलेंस करते हैं, उनको मूव कराते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन को ट्यूबुलर सेल से, और इस तरह से वाटर का और आयरन का जो एक बैलेंस है उसमें बना रहता है। यहाँ पे बात हो रही है किडनीज की, किडनी के अंदर भी सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है पंप वर्क कर रहा होता है, और वो कंट्रोल करता है वाटर और आयरन के बैलेंस को भी। और वो वर्क कैसे करता है, यानी कि कंट्रोल कैसे करता है वाटर को और आयरन के बैलेंस को, मूव कराकर सोडियम एंड पोटेशियम आयन को
थ्रू द ट्यूबुलर सेल्स, जो आपके किडनीज में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू, इन्फ्लुएंसिंग यूरिन कंसंट्रेशन एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इस तरह से जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट डालते हैं कंसंट्रेशन पर भी, यूरिन की कंसंट्रेशन पर भी और उसके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पर भी। रोल इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम एटीपेज का क्या रोल रहता है? द सोडियम ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ड्राइव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि जो आपका सोडियम ग्रेडियंट होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सोडियम ग्रेडियंट ही रीजन होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू जो है एक तरह से ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, वेयर अदर सोल्यूट्स, जबकि जो और सोल्यूट्स हैं सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर आयंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंगसाइड सोडियम आयन, जबकि जो और आपके सोल्यूट होते हैं जैसे आपके ग्लूकोज हुए, एमिनो एसिड हुए या फिर और उसके अलावा और आयंस हुए, उनको अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है सोडियम के साथ ही। This process allows cells and tissues to absorb or excrete ions and molecules essential for maintaining electrolyte and fluid balance critical for overall osmoregulation। तो जो ये प्रोसेस होती है जिसमें आयन के साथ साथ और भी आपके सोल्यूट पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ये प्रोसेस अलाउ करती है सेल को और सेल के साथ साथ टिश्यूज को भी कि वो एब्जॉर्ब कर सके और एक्सक्रीट कर सके आयंस मोलिक्यूल्स को, जो कि असेंशियल है एक इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए या फिर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो कि एक ऑस्मो रेगुलेशन का ही एक पार्ट है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन को जो है मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है ऑस्मो रेगुलेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और यही हमारा क्वेश्चन था। तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। जो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारी किडनी हुआ या फिर हमारा जो इंटेस्टाइनल पार्ट हुआ इंटेस्टाइन का, तो उसमें जो है हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है किस तरह की सिग्निफिकेंस रखते हैं, किस तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों ये एसेंशियल होते हैं। इन द किडनीज फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि किडनी के अंदर क्या होता है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज फॉर्म जो है रेगुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन सेल्स होती है, जो नेफ्रॉन यूनिट है हमारी किडनी की, उनके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज जो है ना आपके रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। सोडियम का बार बार रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है आपकी किडनीज के अंदर, और किडनीज में भी नेफ्रॉन में डायरेक्टली इंपैक्टिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और इस तरह से जो है अगर ये रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का देखने को मिलता है नेफ्रॉन के थ्रू, तो यहाँ पर बार बार जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ जो है एक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली इन द इंटेस्टाइन, इसी तरह से इंटेस्टाइन के अंदर भी एंड अदर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर भी द पंप मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेडियंट। जो ये पंप है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, ये पंप जो है आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है। और क्यों करता है, किस लिए करता है? फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड फ्लूइड रेगुलेशन, ताकि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन वहां पर होता रहे और फ्लूइड जो है रेगुलेट होता रहे। इन समरी अगर बात करी जाए तो जो सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं वो सेंट्रल होते हैं टू द ऑस्मो रेगुलेशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट एस्टेब्लिशेस आयनिक ग्रेडियंट। ऑस्मो रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है आपका जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है। क्यों होता है? क्योंकि ये एस्टेब्लिश करता है आयनिक ग्रेडियंट को। आप सभी जानते हैं जो आपके सोडियम की मूवमेंट होती है उसकी जैसे एक आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा जो वाटर का मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट करता है। मेंटेन सेल वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। और सपोर्ट देता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी, यानी कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसी की वजह से जो है पॉसिबल हो पाता है। These functions collectively ensure that cells maintain their shape and function। तो ये जो सारे के सारे फंक्शन है ये इंश्योर करते हैं कि जो बॉडी है आपकी, जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में, वो आपकी मेंटेन कर ले अपनी शेप को और उसके फंक्शन को भी, एक प्रॉपर उनकी शेप रहे, एक प्रॉपर उनका फंक्शन रहे। एंड दैट्स द बॉडीज ओवरऑल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिमेन स्टेबल। और इस तरह से जो बॉडी का ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर के साथ जो है वो आपका स्टेबल रहता है, यानी कि एक ऑस्मो रेगुलेशन वहां पर रहता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक बैलेंस वहां पर देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। और अगर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें आपने सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बताना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पंप है इसको बताना, और उसके साथ साथ इसको रिलेट करना है ऑस्मो रेगुलेशन के साथ, तो आप अच्छे से आंसर अपना कर पाएंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।